प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला है भाषा के क्षेत्र। तो किसी भी भाषा के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। पहला है राजभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा और तीसरा है संपर्क या व्यवहारिक भाषा। तो पहले जानेंगे हम लोग राजभाषा किसे कहते हैं। तो राजभाषा किसी भी राज्य या सरकार के राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। अर्थात सरकार का राज्यकार्य जिस भाषा के माध्यम से संपन्न होता है उसे राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा क्या है? किसी भी राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अर्थात राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा स्वीकृत भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। बात करें हम लोग संपर्क या व्यवहारिक भाषा की, तो लोगों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा संपर्क भाषा या व्यवहारिक भाषा कहलाती है। अगला बिंदु है भारत में हिंदी की स्थिति। तो भारत में हिंदी उक्त 3 पदों पर प्रतिष्ठित मानी जाती है। अर्थात राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में और व्यवहारिक भाषा के रूप में। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार इसे भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा। राजभाषा आप समझ चुके हैं, जो सरकारी कामकाज में प्रयोग हो, और राष्ट्रभाषा में पूरे देश की भाषा। वैसे तो हम लोग पूरे देश में हिंदी ही बोलते हैं, फिर भी हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा ना होकर केवल राजभाषा है। इसके पीछे कारण है, वो आगे हम लोग जानेंगे। भारत के अधिकाधिक लोगों द्वारा स्वीकृत किए जाने के कारण यह राष्ट्रभाषा मानी जाती है तथा अधिसंख्य लोगों के द्वारा बोलचाल में प्रयुक्त किए जाने के कारण यह संपर्क या व्यवहारिक भाषा भी मानी जाती है। राष्ट्रभाषा मानी तो जरूर जाती है, लेकिन है नहीं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। हिंदी भाषा अनौपचारिक रूप में तो भारत की राष्ट्रभाषा मानी जाती है, परंतु भारत के संविधान में हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख कहीं भी प्राप्त नहीं होता। तो संविधान में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो बंगाल से हुई थी। बंगाल से जो है राष्ट्रभाषा को बनाया जाने, मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग उठी थी। हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का संक्षिप्त इतिहास, मतलब कैसे हिंदी को भारत की राजभाषा बनाई गई, ये इसका इतिहास के पीछे। तो जब भारत की संविधान निर्मात्री, मतलब जब भारत की जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के द्वारा जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तब उसके समक्ष भारत की राजभाषा का प्रश्न आने पर 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान के एक सदस्य, जिनका नाम था श्री गोपाल स्वामी अयंगर, द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो सर्वप्रथम जो है भारतीय संविधान बनने के समय जो है 14 सितंबर 1949 को संविधान के एक सदस्य, जिनका नाम था श्री गोपाल स्वामी अयंगर, इन्होंने जो है हिंदी को हमारे देश की राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया 14 सितंबर 1949। यह प्रस्ताव उसी दिन, जिस दिन उन्होंने प्रस्ताव पारित मतलब प्रस्तुत किया था 14 सितंबर 1949 को, उसी दिन जो है पूर्ण बहुमत से संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। किसे? हिंदी को राजभाषा के रूप में, एवं हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया।
हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को भारत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार कर लिए जाने पर राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा के द्वारा आग्रह किए जाने पर 1953 में भारत सरकार के द्वारा 14 सितंबर की तिथि को हिंदी के लिए शुभ मानकर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 ईस्वी को मनाया गया था। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि 1949 से मनाया जा रहा है हिंदी दिवस, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो है ये संविधान सभा ने जो है राजभाषा को पारित किया था यहाँ भारत की हिंदी को राजभाषा के रूप में। इसलिए हम लोग 1949 से ही जो हिंदी दिवस का स्थापना मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी दिवस जो है 1953 से मनाया जा रहा है 14 सितंबर को, ठीक है ना। और ये स्वीकार किया गया था, ये आग्रह किया गया किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा के द्वारा जो है 1953 में, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। हिंदी के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है देख लीजिए। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, ये पता है आपको। उसमें से यानी 395 अनुच्छेद में से कुल 11 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियों में एक अनुच्छेद में भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो 395 अनुच्छेद में जो 11 अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं, तो 120, 210, 343 से लेकर 351 तक, यानी 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 और 350 और 351। तो 11 जो आर्टिकल्स हैं जो भाषा से संबंधित हैं उनकी बात 120 से लेकर 351, 120, 210, 343 से 351 तक की गई है। और 12 अनुसूचियाँ जो थीं उनमें एक अनुसूची अर्थात 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये ध्यान रखेंगे आप। कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची। और अनुच्छेद कौन कौन सा है वो देखिए, 11 अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 120 की। 11 अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद है ये 120 अनुच्छेद भाग 5 में है ये, इसका प्रावधान लिखा हुआ। तो संसद में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान, ठीक है ना। तो ये 120 जो अनुच्छेद है जो भाग 5 में है आपका, जिसमें संसद में जो बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है कि संसद में कौन सी भाषा बोली जाएगी, ठीक है ना। तो इस अनुच्छेद में अर्थात 120 अनुच्छेद की बात कर रहे हैं जो संसद में बोली जाने वाली भाषा के रूप में है। इस अनुच्छेद में निम्न 3 बातें उल्लेखित है। कौन कौन सी, तो पहला है आपका कि संसद का प्रत्येक सदस्य संसद कार्यवाही बैठकों के दौरान हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत करेगा। तो ये कहाँ कहा गया था, 120 अनुच्छेद में, कि संसद का जो बैठक होगा, जो कार्यवाही होगी, उसमें हिंदी में जो है सबको अपने अपने विचार सदस्यों को प्रस्तुत करने हैं। आगामी 15 वर्षों तक अर्थात 1950 से 1965 तक अंग्रेजी में भी बोलने की छूट रहेगी। उस समय ये प्रावधान बनाया गया था 1950 में अनुच्छेद 120 के अंतर्गत कि 1965 तक अंग्रेजी बोलने की छूट रहेगी। उसके बाद जो है अंग्रेजी बोलने की छूट नहीं होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके पीछे कारण है वो आगे पता चलेगा आपको। यदि लोक सभाध्यक्ष अथवा राज्यसभा समिति चाहे, यदि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति चाहे तो किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में भी विचार प्रकट करने की छूट दे सकता है। तो 3 बातें इसमें आई 120 अनुच्छेद में भाग 5 में। पहला कि कोई भी सदस्य जो है संसद में जो है हिंदी में ही जो है वार्तालाप करेगा, और 15 वर्षों तक 1965 तक जो है अंग्रेजी में बोलने की छूट थी,
और तीसरी बात थी कि कोई सदस्य अगर चाहे तो अपने मदर लैंग्वेज में भी अपने विचार प्रकट कर सकता है। विशेष तथ्य जानते हैं हम लोग। अंग्रेजी के लिए प्रारंभ में केवल 15 वर्षों तक की छूट प्रदान की गई थी, परंतु यह अवधि समाप्त होने से पूर्व ही भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 लाकर संसद द्वारा 10 मई 1963 ईस्वी को पारित कर दिया गया। इसके द्वारा भारत में 26 जून 1965 से द्विभाषिक स्थिति प्रारंभ हुई, जिसके द्वारा संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयुक्त किए जाने की छूट प्रदान कर दी गई। इसी का दुष्फल है कि आज हमें संसद में हिंदी कम और अंग्रेजी अधिक सुनने को मिलती है। तो मैंने बताया आपको कि 1950 में ये बात कही गई थी कि 15 वर्षों तक जो है अंग्रेजी बोलने की छूट रहेगी, परंतु उसके बाद नहीं। परंतु ऐसा हो नहीं पाया। हुआ क्या कि भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा जो है 10 मई 1963 में ही यह अधिनियम पारित कर दिया गया। इसमें कहा गया कि आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी 10 मई 1963 के बाद से जो है आपका जो है हिंदी के साथ साथ आपका जो है अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाना निश्चित किया गया, जो अभी तक लागू है। अभी भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। यही बात यहाँ दी गई है, ठीक है ना, जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे आर्टिकल के अनुच्छेद की, जिसका अनुच्छेद का संख्या है 210 और भाग 6। 120 जो था उसमें भाग 5 था, याद रखेंगे आप। वहीं अनुच्छेद 210 में भाग 6 है। इनसे बहुत सारे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, हर परीक्षा में आते हैं। तो वहाँ 120 की बात हमने की थी भाग 5 में। वो जो भाषा का प्रावधान था अनुच्छेद वाला, उसमें आपने देखा कि वो आपका संसद में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान था। और 210 में जो है भाग 6 में राज्य विधान मंडलों में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान है कि राज्य के विधान मंडलों में कौन सी भाषा बोली जाएगी और इसके क्या क्या नियम होंगे, ये आपके 210 अनुच्छेद भाग 6 में कहा गया है। तो इसमें क्या क्या कहा गया हम लोग पढ़। तो इस अनुच्छेद में निम्न 3 बातें उल्लेखित हैं। क्या क्या देख लीजिए। पहला है विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत करेगा। जैसे आपको 120 में था ना, बस सेम टू सेम इसमें भी वैसा ही है कि विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य क्या करेगा, हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत करेगा। दूसरा, आगामी 15 वर्षों तक अर्थात 1965 तक अंग्रेजी में भी बोलने की छूट रहेगी। सेम टू सेम है 120 जैसा, ठीक है ना। केवल इसमें संसद की जगह क्या है बताइए, विधानमंडल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप कि संसद के बाद स्थान आता है विधानमंडल का, तब आप याद कर पाएंगे। यदि विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा परिषद सभापति चाहे तो किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। तो तीनों बातें तो वहाँ भी थी सेम टू सेम, केवल आपको संसद की जगह जो है विधानमंडल कर देना है। तो ये 3 बातें वहाँ भी थी, परंतु ये लागू नहीं हो पाई क्योंकि 1963 में जो है आपका प्रावधान लाकर जो है अंग्रेजी को भी मान्य कर दिया गया संसद में और विधानमंडल दोनों में। ये ध्यान रखेंगे आप। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 343 की। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, है ना। वैसे तो 120 और 210 अनुच्छेद में इम्पोर्टेंट है। 120 अनुच्छेद और उसमें भाग संख्या 5 था और 210 अनुच्छेद भाग संख्या 6। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 343 की, भाग संख्या 17 है इसमें। तो इसमें राजभाषा का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन आएगा आपका कि किस अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान किया गया, तो आपका 343 अनुच्छेद में जो है राजभाषा का प्रावधान किया गया। तो इसमें क्या क्या बातें कही गई वो हम लोग पढ़ेंगे अब। तो पहला है इसमें कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, ठीक है ना। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत एक बात उल्लेखित किया गया
कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, क्योंकि राष्ट्रभाषा तो बनी नहीं हिंदी। और दूसरी है लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। स्क्रिप्ट हमारा जो हिंदी का है अर्थात राजभाषा का, वो क्या है, देवनागरी होगी। ये 343 अनुच्छेद भाग संख्या 17 में राजभाषा के प्रावधान के अंतर्गत ये बात कही गई थी। वहीं तीसरा है आपका इम्पोर्टेंट बहुत, कि अंकों का स्वरूप, इन नंबर का जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला रहेगा। अर्थात इसे आप देख रहे हैं अरेबिक नंबर कहते हैं इसको, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला होगा अंकों का स्वरूप। तो ये 3 बातें अनुच्छेद 343 में कही गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछ देते हैं लोग। अब बात करते हैं 344 अनुच्छेद की। तो 344 अनुच्छेद में क्या है, तो राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान। ठीक है, राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद आवश्यकता पड़ने पर राजभाषा आयोग का गठन कर सकती है और प्रत्येक संसद में राजभाषा समिति का गठन कर सकती है। तो इतना ध्यान रखेंगे आप कि 344 अनुच्छेद भाग 17 में जो है राजभाषा समिति के गठन और उसके आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ये ध्यान रखना है, बस ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको। अब हम लोग जानते हैं इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में अब तक केवल एक राजभाषा का गठन हुआ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत 344 के अंतर्गत जो है अब तक जो है केवल एक राजभाषा आयोग का क्या हुआ है, गठन हुआ है। वो कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, समिति कौन सी थी, ये हम लोग अब आगे जानेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो राजभाषा जो समिति है या राजभाषा जो आयोग है उसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 344 के भाग 17 के अंतर्गत किया गया और इसमें एक राजभाषा आयोग का गठन अब तक किया जा चुका है। इसका गठन 7 जून 1955 में, डेट याद रखेंगे आप, 7 जून 1955 में किया गया था राजभाषा आयोग का गठन। ठीक है ना, केवल एक ही गठन हुआ है अब तक। आज़ादी के गणतंत्रता के बाद जो है आपका एक ही गठन हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो BG खेर थे, अर्थात बाल गंगाधर खेर। ठीक है ना, बाल गंगाधर खेर, BG खेर। और ये उस समय के 1955 के क्या थे, मुंबई राज्य के आपके CM थे, यानी मुख्यमंत्री थे। तो ये अध्यक्ष का नाम और आप गठन तिथि जरूर याद रखेंगे। ठीक है, राजभाषा समिति संसद में एक राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कुल कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे। तो ये अनुच्छेद 344 के भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति के गठन के प्रावधान में कहा गया था कि संसद में राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कितने सदस्य होंगे, 30 सदस्य होंगे। और वो 30 सदस्य कहाँ कहाँ से होंगे, तो लोकसभा से 20 होंगे और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। भाई लोकसभा तो अब केंद्र की सरकार है ना, केंद्र का है मामला, तो अधिक सदस्य होंगे ही, क्योंकि शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं केंद्र की, पता ही है आपको। वही राज्यसभा के सदस्य कितने होंगे, 10 होंगे। तो याद रखेंगे आप ये। तो प्यारे मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और साथ ही साथ आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो आप लाइक ज़रूर कर दिए और सब्सक्राइब करें। अगर आपको पढ़ना है तो ही सब्सक्राइब करें, आप सीरियस कैंडिडेट हैं तभी सब्सक्राइब करें, वरना ना करें। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 345, ठीक है, 345 के भाग 17 के अंतर्गत क्या है, देखिए कि राज्यों की राजभाषाओं का प्रावधान है। ठीक है, राज्यों की राजभाषा, ठीक है ना, राज्य यानी स्टेट, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ऐसे पॉलिटी में राज्य का मतलब देश हो जाता है, लेकिन यहाँ आपको स्टेट यानी राज्यों से 28 राज्य हैं उनसे संबंधित है। तो 345 का
अनुच्छेद भाग 17 के अंतर्गत राज्यों की राजभाषा का प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद में राज्यों के द्वारा स्वीकृत राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारत के 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की भाषा की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है। तो भारत में जो 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजभाषा क्या होगी और वर्तमान स्थिति क्या है, ये आपका 345 के अनुच्छेद के भाग संख्या 17 के अंतर्गत प्रावधान बनाया गया। तो आइए जानते हैं हम लोग। तो 28 राज्यों को और 7 केंद्रित शासित प्रदेशों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। ठीक है ना, कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में, ध्यान देंगे आप। तो पहली श्रेणी है क श्रेणी, जिसमें आपको राज्यों की भाषा के रूप में केवल हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई। ठीक है, तो देख लीजिए, लिखा है यहाँ पर क श्रेणी में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति या स्वीकृत करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 10 थे, याद रखेंगे आप। तो क श्रेणी में कितने राज्य हैं? 10 राज्य हैं जो हिंदी को जो है अपनी राजभाषा स्वीकृति दे चुके हैं। तो उसमें 10 राज्य कौन कौन से हैं ये याद रखेंगे आप, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई इस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है या किस राजभाषा का प्रावधान है। तो क श्रेणी वाले कौन कौन है? पहला राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा उत्तराखंड, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा छत्तीसगढ़, सातवां बिहार, आठवां झारखंड, नौवां हिमाचल प्रदेश और 10वां दिल्ली। ठीक है ना, तो ये आपका ज़्यादातर जो स्टेट हैं पश्चिमी इलाके वाले हैं, आप देख रहे हैं, पश्चिमी और पूर्वी भी हैं। ठीक है ना, देख पा रहे होंगे आप। तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आप देख रहे हैं कि ये सब पश्चिमी इलाके में आते हैं। वहीं बात करते हैं हम लोग उत्तराखंड की, एमपी की, छत्तीसगढ़ की, बिहार की, झारखंड की, ये सब आपके पूर्वी जो क्षेत्र हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। हिमाचल प्रदेश की और दिल्ली की। तो देख रहे हैं आप 10 राज्य हैं जिसमें केवल हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। अब बात करते हैं हम लोग ख श्रेणी की। तो ख श्रेणी में हिंदी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप चाहें मतलब राज्य की राजभाषा के अंतर्गत हिंदी को सह भाषा, मतलब अगर चाहे राज्य तो वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों का जो है प्रयोग कर सकता है। ठीक है ना, राजभाषा के कार्य में या पत्राचार के कार्य में। ठीक है ना, हिंदी या अंग्रेजी, ये ध्यान देंगे आप। तो ये खास श्रेणी में ये बात कही गई। तो कौन कौन से वो राज्य हैं जहाँ हिंदी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली है? तो पहला है पंजाब, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा गुजरात और चौथा है महाराष्ट्र। तो पंजाब और चंडीगढ़ तो पता है पश्चिमी इलाके में है। गुजरात आपका जो हो गया किस इलाके में हो गया? गुजरात ही पश्चिमी इलाके में पड़ेगा आपका। और महाराष्ट्र अलग हो गया आपका, देख रहे हैं आप। तो पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य जो है ये इनमें हिंदी को राज्य की सह राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। ग श्रेणी में कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो ग श्रेणी में अपने स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है और शेष सभी 21 राज्य, मतलब इनके अलावा, इन 4 के अलावा और इन 10 के अलावा जितने भी और राज्य बच जाते हैं उसमें ये प्रावधान किया गया कि आप अपनी अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमने बात की आपको 344 की अनुच्छेद की, 345 अनुच्छेद की बात की भाग 17 में। ठीक है ना, इसमें राज्यों की राजभाषाओं का प्रावधान किया गया। अब हम लोग बात करेंगे 346 भाग 17 की, जिसमें संपर्क भाषा का प्रावधान किया गया। मतलब एक राज्य दूसरे राज्य से
किस भाषा में संपर्क स्थापित करेगा? पत्राचार के माध्यम से। तो इस अनुच्छेद में एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के मध्य यानी बीच में, राज्य व केंद्र के मध्य अथवा राज्य और केंद्र के मध्य पत्राचार करते समय प्रयुक्त अर्थात प्रयोग की जाने सकने वाली भाषा का उल्लेख। अर्थात कहने का अर्थ एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य या राज्य और केंद्र के मध्य पत्राचार से संबंधित जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 346 में मिलता है, भाग संख्या 17 में। संपर्क भाषा का प्रावधान है। तो आइए जानते हैं। राजभाषा अनुसूची 1976 के अनुसार इस हेतु समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसको भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 346 जो अनुच्छेद है, वहीं 345 में भी 3 श्रेणियों में भाषाओं को, राज्यों को बांटा गया था। इसमें राजभाषा अनुसूची 1976 के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना, 1976 के अंतर्गत जो है इस हेतु अर्थात संपर्क भाषा के प्रावधान हेतु कि जहां एक राज्य दूसरे राज्य के मध्य और राज्य और केंद्र के मध्य पत्राचार का कौन कौन सा भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें एक पहला श्रेणी है क श्रेणी। इसमें केवल हिंदी में पत्राचार किया जाएगा, ठीक है ना। जो हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी राजभाषा वाले राज्य हैं, उसमें क श्रेणी में उनको डाला गया है। अब वो कौन कौन से आपको पता है, सभी 10 राज्य जिनकी बात हम लोगों ने ऊपर में की थी, मैं फिर बोल देता हूँ ऐसे। तो वो है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल और दिल्ली। तो इनमें बात किया गया कि इसमें जो है हिंदी भाषा में पत्राचार होगा एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य यानी बीच में, ठीक है ना। तो ये क श्रेणी में ये बात कही गई। अब आते हैं हम लोग दूसरी श्रेणी ख श्रेणी के अंतर्गत। इसमें हिंदी और अंग्रेजी, मैंने बताया कि जहां हम लोगों ने 345 में पढ़ा था कि ख श्रेणी में हिंदी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पत्राचार, ठीक है ना। और हिंदी सह राजभाषा वाले 4 राज्य हैं, उनकी भी चर्चा मैंने पिछले आपका 344 अनुच्छेद में किया था। मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ ऐसे, सॉरी 345 अनुच्छेद में मैंने किया था, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से राज्य हैं, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र। पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र, तो ये खास श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 4 राज्य हैं। अब बात करते हैं हम लोग ग श्रेणी के अंतर्गत। तो इसमें केवल अंग्रेजी में पत्राचार होगा, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या होगा, पत्राचार होगा, ये बात कही गई थी। और वो कौन कौन से राज्य हैं, तो आपको पता है कि अब तक 22 भाषाओं को जो है मान्यता मिल चुकी संविधान में। तो 22 में आप घटा दीजिए 10 और 4 14, तो उसके बाद जो है और जितनी भाषाएं जो है 21 राज्य आपको जो है, उसके अलावा जो है 21 राज्य, उसके अलावा और भी, ठीक है ना, उन राज्यों में जो है जैसे 28 स्टेट है ना आपका, और 7 आपका केंद्र शासित, उसमें जो है 22 को मान्यता मिल चुकी है। और तो जितने भी राज्य हैं जिसमें 21 राज्यों में जो है केवल अंग्रेजी में पत्राचार होगा, ठीक है ना। स्थानीय राजभाषा वाले सभी 21 राज्य, जो 345 अनुच्छेद में हमने बात की थी कि ग श्रेणी में स्थानीय राजभाषा वाले 21 राज्यों की बात की थी। तो इसके अलावा जो मतलब आप छोड़ दीजिए इसको, अगर 10 या 14 को, और जो भी राज्य बच जाएंगे सबके सब ग श्रेणी में चले जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग 347 अनुच्छेद की। तो इसमें क्या है प्रावधान, तो मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। मान्यता प्राप्त मतलब बस भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है ना। इसमें आपका अनुच्छेद 347 भाग 17 में कहा गया है किसी जन समुदाय के द्वारा उनकी स्थानीय भाषा मातृभाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने की मांग किए जाने पर सरकार इस अनुच्छेद के तहत उसे क्या देती है, मान्यता प्रदान कर सकती है।
मान लीजिए कोई राज्य मांग रहा है कि मुझे अपने राज्य की जो है एक विशेष भाषा चाहिए, मुझे अपने राज्य की भाषा के रूप में इस भाषा को दर्जा दिलाना है, तो संविधान उसको मान्यता देती है, ठीक है ना। और सरकार भी उसे मान्यता देती है संविधान के द्वारा। इस अनुच्छेद के तहत मान्यता प्राप्त भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। तो जो भी मान्यता प्राप्त भाषाएं होती हैं उनको भारतीय संविधान की अनुसूची जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है ना। किया जाता है हमेशा और किया भी गया है। इसके तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाओं को? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 22 भाषाएं कौन कौन सी देख लीजिए। तो पहले बात करेंगे कि संविधान जब लागू हो रहा था तो उस समय कितनी भाषाओं को मतलब शामिल किया गया था आपका 8वीं अनुसूची में। तो 14 भाषाओं को आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर है आपका। तो 14 भाषाएं कौन कौन सी आप देख लीजिए। तो पहला है काश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, असमिया, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। तो ये 22 वो शुरुआती प्रारंभिक भाषाएं हैं जिनको आपको 22 भाषाओं में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था शुरुआत में, ठीक है ना। बाद में जब जरूरत पड़ी तो शामिल करते गए लोग। तो ये 1950 में जो है ये पहले शामिल किया गया था जब संविधान लागू हो रहा था, तब 8वीं अनुसूची के में। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये वो 14 भाषाएं हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आगे और जो भाषाएं वो कब लागू हुई। तो वो संविधान लागू हुआ था तब। आप जानेंगे कि आगे जब संविधान संशोधन हुआ तो किन भाषाओं को शामिल किया गया। तो पहला संशोधन हुआ था आपका 21वां संविधान संशोधन भाषा में, ठीक है ना, 1967 में। ये कब हुआ था 21वां संविधान संशोधन? 1967 1967 में, जिसमें केवल और केवल सिंधी को, ठीक है ना, सिंधी भाषा को जो है संवैधानिक मान्यता मिली थी। दूसरा संशोधन हुआ 71वां संशोधन जो 1992 में हुआ, 1992 में जो है किया गया। इसमें 3 भाषाओं को आपको जो है मान्यता मिली भारतीय संविधान में, जिसमें है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। न म क नमक, ठीक है ना। नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इनको शामिल किया गया। वहीं 92 यानी 92 जो संविधान संशोधन हुआ 2003 में, ध्यान रखेंगे आप, उसमें 4 भाषाओं को शामिल किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है ना। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाओं को, ठीक है। 92 संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत। इसका भी ट्रिक है, आप याद रखेंगे, बोर्ड मास, ठीक है, मैथ का है ना फॉर्मूला बोर्ड मास, वैसे। तो बोर्ड ड मा स, ब से बोडो, ड से डोगरी, म से मैथिली और स से संथाली। बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 92वां संविधान संशोधन 2003, ये तीनों याद कर लेंगे आप। 21वां संविधान संशोधन में 1967 में सिंधी को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन में 1992 के द्वारा जो है आपको कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली यानी नमक को शामिल किया गया। 92वें संविधान संशोधन में 2003 के अंतर्गत आपको बोर्ड मास यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। आगे है अनुच्छेद 348 भाग 17। ये आपका जो है HC मतलब होता है आपका हाई कोर्ट और SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा का प्रावधान कहाँ किया गया है? 348, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार ये पूछा जा चुका है।
तो आप याद कर लेंगे 348 भाग 17 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा का प्रावधान। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों तथा संसद और विधानमंडलों द्वारा जारी किए जाने वाले विधेयकों अधिनियमों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा जाएगा। तो ये प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 348 में कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा और उसके साथ ही साथ संसद में और विधानमंडल में जो भी विधेयक अधिनियम जो भी जारी किया जाएगा उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा जाएगा। तो 348 अनुच्छेद भाषा 17 के अंतर्गत ये बात कही गई थी। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के संस्करणों में कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होने पर अंग्रेजी अनुवाद मान्य होगा। मान लीजिए कि दोनों में विरोध हो गया हिंदी और अंग्रेजी भाषा को लेकर, कहाँ पर बताइए, उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में या संसद में या विधानमंडल में, तो किसका अनुवाद मान्य होगा? तो अंग्रेजी का अनुवाद मान्य होगा। ये बात कहा गया था आपको 348 अनुच्छेद के भाग 17 के अंतर्गत। अब आते हैं हम लोग 349 यानी 349 अनुच्छेद आर्टिकल भाग 17 भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान। तो भाषा संबंधी जो विधियां हैं उसको पारित करने या अधिनियमित करने का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 349 में। यह ध्यान रखेंगे आप, भाषा संबंधी विधियां। वहीं 350 में भाग 17 में जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। जैसे कि आप सामान्य नागरिक हैं, तो अगर आपको सरकार के पास कोई भी पत्र लिखना है तो उसमें किस भाषा का प्रावधान होगा, ये बात कही गई 350 में। और भाग 17 में अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का प्रावधान 351 भाग 17 में किया गया। सब इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनको आप याद रख लेंगे। धन्यवाद।